हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कला माइस एकेडमी पर। मैं हूं राजेश वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज केस। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 8th पे कमीशन गवर्नमेंट अब सेटअप करने जा रही है। हमारे देश में एक गवर्नमेंट सर्विस का कितना बड़ा क्रेज है ये आप सबको पता है। ये गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जॉब सिक्योरिटी तो मिलता ही मिलता है, जैसे 60 साल तक की जो सर्विसेज हैं वो कंपलसरी होता है। देन देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, हेल्थ एस्पेक्ट में मेडिकल बेनिफिट्स, देन पेंशन बेनिफिट्स, सो अदर काइंड्स ऑफ सोशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसलिए इसका क्रेज और ज्यादा बढ़ जाता है। देन सोशल एस्पेक्ट में सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज है गवर्नमेंट सर्विस का। एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक प्यून भी है तो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है, राइट। तो ये सब सारा कुछ है, प्लस जो काम करने का जो वर्किंग आवर्स है वो भी काफी रिलैक्स्ड होता है इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो इन सब कारण से गवर्नमेंट लोग बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सिमिलरली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सैलरी और इंक्रीमेंट। गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो हर एक साल तो इंक्रीमेंट होता ही है, साथ ही हर एक 6-6 महीना पे कुछ अलाउंसेस वगैरह भी मिल रहा होता है। एंड जो मेजर इंक्रीमेंट होता है वो 10 साल के गैप पे होता है। 10 साल पे कमीशन आती है और पे कमीशन जो है वो काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देके जाती है सैलरी के अंदर। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट हैं। इस सब कारण से लोग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रेफर करते हैं एंड बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्विस के एस्पिरेंट हैं वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS IPS या कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज हो उसका। प्राइवेट सेक्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़े बड़े चेयरमैन, बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको 70 घंटा पर वीक काम करना है, 90 आवर्स पर वीक काम करना है। जैसे इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति, मींस फाउंडर, इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति कहेंगे कि वो 70 आवर्स पर वीक काम करना है। ऐसी L&T के चेयरमैन कहेंगे कि 90 आवर्स पर वीक काम करना है। उनको ये भी नहीं पसंद है कि किसी को संडे की छुट्टी मिल रही है। लेकिन अगर इन सब कंपनीज की आप बात करें तो फ्रेशर लेवल पे जो ये सैलरी देते हैं, मींस एक इंजीनियर बना और वो जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ और इन सब कंपनी में जाता है, L&T में जाता है या इंफोसिस में जाता है, तो फ्रेशर लेवल पे जो उनको सैलरी मिल रही है वो 20-25 साल से ज्यादा इंक्रीज हुआ ही नहीं है। मतलब अगर कोई 2005 के टाइम पर 3-4 लाख रुपए का सैलरी पा रहा था मास लेवल पे, तो सिमिलर सैलरी अभी के टाइम पर भी दिया जा रहा है। तो ये लोग भले ही वर्क प्रेशर की बात करेंगे, वर्किंग आवर्स की बात करेंगे, लेकिन सैलरी की नहीं बात करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हायर लेवल पे जाके सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जैसे अगर आप L&T के चेयरमैन का ही लेंगे एग्जांपल, तो ये 51 करोड़ रुपीज इनको साल का मिल रहा है। इतना तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं मिल रहा। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पर मंथ 5 लाख की सैलरी ही मिल रही है, तो पूरे साल का निकालेंगे तो 60 ही लाख हुआ, लेकिन इनको तो 51 करोड़ की सैलरी मिल रही है साल का। तो ये तो हायर लेवल पे जाके है, राइट। लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इनकी सैलरी में सैलरी इंक्रीमेंट्स जो लोअर फ्रेशर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंक्रीमेंट ना के बराबर है। यही आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में बात करेंगे तो इवन एट द लोअर लेवल पिछले 20-25 साल के अंदर 4 से 5 गुना सैलरी इंक्रीमेंट हो चुका है। मींस अब ये 8th पे कमीशन जो है वो लागू होगा तो लगभग 4 से 5 गुना सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा फ्रॉम द 2005 लेवल। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। देन अभी यूनियन कैबिनेट ने ऐसा डिसीजन लिया कि वो 8th पे कमीशन सेटअप करेंगे। मतलब अभी तक 7 पे कमीशन ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, 7th पे कमीशन चलता हुआ अभी आ रहा है जो दिसंबर 2025 तक चलेगा एंड फिर जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन सेटअप हो जाएगा।
अब बातें तो ऐसी उठ रही थी कि 8th पे कमीशन सेटअप होगा ही नहीं, क्योंकि पिछले ऐसा होता है कि जिस डेट से कोई पे कमीशन लागू होने वाला होता है उसके लगभग 1.5 से 2 साल पहले पे कमीशन को सेटअप कर लिया जाता है। मींस अगर 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होगा तो 2024 के स्टार्टिंग में या कम से कम 2024 के सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर्स में तो जरूर सेटअप कर लिया जाना चाहिए था 8th पे कमीशन, लेकिन सेटअप नहीं किया गया। तो बहुत लोग ये भी ट्यूमर्स फैला रहे थे कि अब इस बार 8th पे कमीशन सेटअप किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी इंक्रीमेंट हो, आउटपुट बेस्ड हो या मेरिट बेस्ड सैलरी इंक्रीमेंट हो, प्रमोशंस भी मेरिट बेस्ड हो। तो इन सब सारी चीजों के रिमोर्स को दरकिनार करते हुए फाइनली अब 8th पे कमीशन सेटअप करने की बात हो गई है। यूनियन कैबिनेट 8th पे कमीशन बोली है कि वो सेटअप करेंगे। तो कुछ दिनों में, अभी तक नाम नहीं आया है कि कौन उसके चेयरमैन होंगे, कौन उसके मेंबर होंगे, लेकिन कुछ दिनों में वो 8th पे कमीशन सेटअप हो जाएगा। तो पे कमीशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, पे कमीशन ये तो ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस ऐसे बॉडीज के बारे में जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हो, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, यूपीएससी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, तो ये से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाते हैं। या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी कि ऐसे बॉडीज जिनके बारे में किसी लॉ के अंदर लिखा हुआ हो, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एजेंसीज, तो ऐसे बॉडी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो ऐसा कोई बॉडी नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है पे कमीशन। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू लिया जाता है। मींस यूनियन कैबिनेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन पे कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरपर्सन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के अंदर इस चीज की बातें नहीं लिखी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्यों सेटअप किया जाना चाहिए पे कमीशन? क्योंकि साहब ऐसी बात है कि हर एक साल महंगाई तो बढ़ती जा रही है, राइट? महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके कारण इन्फ्लेशन भी हो रहा है। मींस वही इन्फ्लेशन हो रहा है तो महंगाई बढ़ती जा रही है, राशन का दाम, मोबाइल रिचार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ एस्पेक्ट्स में, एजुकेशन एस्पेक्ट में, हर एक तरीके से जो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो टाइम टू टाइम सैलरी इंक्रीमेंट होता रहना चाहिए, क्योंकि अगर सैलरी स्टैटिक होगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो फिर तो वो सैलरी इनफ ही नहीं होगा लोगों को लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को पे कमीशन का सेटअप करके उनका सैलरी इंक्रीमेंट किया जाता है। वो हर एक 10 साल पे ये किया जाता है। मींस अभी तक 7 पे कमीशन ऑलरेडी सेटअप कर दिए गए हैं और वो 7th पे कमीशन जो है अभी तक चल रहा है, दिसंबर 2025 तक चलेगा और उसके बाद 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो ये किया गया है। फर्स्ट पे कमीशन जो सेटअप किया गया था जब देश आजाद होने वाला था। तो देश अब आजाद होगा तो इतने सारे सर्विसेज बनेंगे, ग्रेड ए बी सी डी टाइप के सर्विसेज, सारे तरह के सर्विसेज बनेंगे, प्यून से लेके एकदम सेक्रेटरी लेवल तक का सर्विसेज बनेगा। तो किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ये कोई डिसाइड करेगा। तो इसके लिए सेटअप किया गया पे कमीशन 1946-47 के टाइम पर, ताकि जब देश आजाद हो जाए उसके बाद उस पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट डिसीजन ले सके कि कौन से सर्विसेज को कितने ज्यादा सैलरी देने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है, राइट? इसीलिए फर्स्ट पे कमीशन बनता है जिसका कार्यकाल होता है दैट इज 1947 से 59 के टाइम पर, और ये इस टाइम पर श्रीनिवास वरादाचार्य इसके चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, अब 7th पे कमीशन अभी चल रहा है, वो 2016 से 2025 दिसंबर तक चल रहा है, मतलब 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो सैलरी डिसाइड करते हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स को देख के करते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है सोसाइटी के अंदर, एक जो एम्प्लॉई है उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट्स कैसे बढ़ रही है, इन सब सारी चीजों को कंसीडर करते हुए पे कमीशन डिसाइड करती है कि सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर एक एग्जांपल की तरह बात करेंगे तो सबसे कम जो सैलरी दिया जाता था किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को, मिनिमम सैलरी, वो फर्स्ट पे कमीशन के टाइम पर 35 रुपीज था।
यही चीज बढ़ के सेकंड पे कमीशन के टाइम पर 80 रुपीज हो गया, थर्ड पे कमीशन के टाइम पर 185 हो गया, फोर्थ के टाइम पर 750 हो गया, फिफ्थ के टाइम पर 2550 हो गया, सिक्स्थ के टाइम पर 7000 हो गया एंड सेवंथ के टाइम पर 18000 हो गए। मतलब कि सेम पोस्ट के लिए जो 1947 में किसी को 35 रुपये मिल रहे थे, अगर यही सेवंथ पे कमीशन के अंदर उसी पोस्ट के लिए 18,000 रुपये मिलेंगे। और ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है कि ये 18,000 बढ़ के लगभग 30,000 तक हो जाए इन 8th पे कमीशन। मींस कुल मिला के आप देखेंगे तो 1000 गुना, 35 रुपया बढ़ के लगभग 35,000 तक हो जाएगा, 30 से 35,000 हो जाएगा, लगभग 1000 गुना बढ़ जाएगी ये सैलरी इस टाइम पीरियड में। देन जो 8th पे कमीशन सेटअप किया जाएगा, इसमें एक तो चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर्स होंगे। ये 3 लोग बैठ के सारा कुछ डिस्कस करेंगे और फाइनली रिकमेंडेशन देंगे। इनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक्सेप्ट हो जाता है। सो 8th फाइनेंस पे कमीशन को सेटअप किया जाएगा। अभी तक सेटअप नहीं किया गया है, अभी तक यूनियन कैबिनेट ने बस ये डिसीजन लिया है कि पे कमीशन को सेटअप करेंगे। कुछ दिनों में हो सकता है कि ये सेटअप हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम है नहीं कि इनको टाइम दिया नहीं किया ज्यादा, ये डिस्कशन करेंगे फिर जाके वो 1 जनवरी से लागू होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस दिन से लागू होने वाला है उसके बाद भी तुरंत में इंप्लीमेंट नहीं होता, हो सकता है 1-2 साल के बाद इंप्लीमेंट हो, लेकिन एरियर सारा कुछ मिला के मिल जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। देन 8th पे कमीशन के सेटअप होने के बाद इनका जो रिकमेंडेशन आएगा वो जो इंप्लीमेंट होगा, इसमें माना जा रहा है कि अराउंड 50 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फायदा होगा, क्योंकि लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की इंप्लॉई हैं करेंटली, एंड अराउंड 65 लाख पेंशनर को फायदा होगा, बिकॉज करेंटली देयर आर 65 लाख पेंशनर इन आवर कंट्री। अब ये किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि सैलरी का इंक्रीमेंट कितना ज्यादा होना चाहिए? तो एक कैलकुलेशन ये करते हैं, वो एक फैक्टर निकल के आता है जो जिसको कहते हैं फिटमेंट फैक्टर, और ये फिटमेंट फैक्टर से डिसाइड होता है कि कितना गुना सैलरी बढ़ जाएगा फ्रॉम 1 पे कमीशन टू अनदर पे कमीशन। मतलब 7th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी डिसाइड की गई होगी उसमें कितना गुना से इंक्रीमेंट कर दिया जाए। जैसे एक एज फॉर एग्जाम्पल 6th और 7th पे कमीशन का आप लेते हैं, तो यहां पर जो फिटमेंट फैक्टर्स था बहुत सारे पोस्ट के लिए वो था 2.57। ठीक है, तो ये 2.57 जो था, जैसे कोई किसी का एंट्री पे था 7,000 इन द 6th पे कमीशन, तो 7th पे कमीशन में 2.57 से ये गुना हो गया और ये 18,000 हो गए। किसी का 9,910 रुपया था तो 2.57 से गुना करके ये 25,500 रुपया हो गया। अब आप बोलेंगे कि क्या ये फिटमेंट फैक्टर हर एक पोस्ट के लिए, हर एक सर्विस के लिए फिक्स होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर ही आप देख सकते हैं कि जो पे बैंड, अलग अलग पे बैंड्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स लगाया गया। स्टार्टिंग के जो फिटमेंट फैक्टर्स हैं वो 2.57 लगाया गया है, नेक्स्ट पे बैंड में 2.62 लगाया गया है, उसके नेक्स्ट पे बैंड में 2.67 लगाया गया है, आगे जाके 2.72 भी लगाया गया है, कहीं कहीं पे 2.81 भी लगाया गया है। तो अलग अलग पे स्केल में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स लगाए जा सकते हैं। कुल मिला के आइडिया ये लग रहा है कि एक पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन में कितना गुना सैलरी का इंक्रीमेंट होगा वो एक फिटमेंट फैक्टर से पता चल रहा है। लेकिन फिर तो आपको लगेगा अरे ये तो 2.5 गुना सैलरी बढ़ गया है ना, अचानक से 2.5 गुना सैलरी बढ़ गया 6 से 7th में। बट ये अचानक से नहीं बढ़ा, इसको आपको समझने की जरूरत है। देखिए हर एक 6-6 महीना पे अलाउंसेस वगैरह मिल रहा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ना, तो अलाउंसेस मिल रहा होता है और हर एक साल इंक्रीमेंट भी लग रहा होता है। बहुत बार तो प्रमोशन होता है तो उसमें एक अलग से इंक्रीमेंट लग जाता है। तो ये सब चीजें तो ये जरूर, ये जो 7,000 का जो सैलरी था स्टार्टिंग का, ये हो सकता है कि अगले 10 साल तक ये 7,000 बढ़ बढ़ के 13,000 14,000 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हों। ठीक है,
तो उस 14,000 से एक्चुअली जो नया जो आया है पे कमीशन, 7th पे कमीशन, उसमें 14,000 से वो चीज बढ़ के 18,000 हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि उनको 10 साल तक 7,000 रुपये ही मिल रहे थे और अचानक से 18,000 हो गया, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 7,000 से उनका सैलरी बढ़ ही रहा था। 7,000 से 8,000, 8,000 से 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, मान लो कि 14,000 तक पहुंचा। तो उस 14,000 से अचानक से जो इंक्रीमेंट हुआ वो 14,000 से 18,000 हुआ, ना कि डायरेक्टली 7,000 से 18,000। ये तो 10 साल का आपको दिखा रहा है। तो ये फिटमेंट फैक्टर से डिसाइड किया जाता है कि कितना गुना सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट होगा इन 10 years ऑफ द गैप। ठीक है, देन डिमांड तो बहुत हाई होता है। जो इंप्लॉइज यूनियन होते हैं, आपको पता ही है कि सब जगह पे इंप्लॉइज यूनियन होता है, जैसे बैंक के इंप्लॉइज यूनियन होता है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय यूनियन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय जो यूनियन थे वो 7th पे कमीशन के टाइम पर बोल रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 लगाया जाना चाहिए। मतलब 6th पे कमीशन का जो डिसाइड किया गया था उसके 3.68 गुना होना चाहिए 7th पे कमीशन में, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आपको पता है कि ये 2.57 ही एक्सेप्ट किया गया था। तो अब जब पे कमीशन सेटअप होने वाला है तो हो सकता है कि अब इंप्लॉय यूनियन सब और ज्यादा डिमांड करने लगे। कभी कोई बोल सकता है कि कोई इंप्लॉय यूनियन जो है वो बोल सकते हैं कि 3 गुना होना चाहिए या 4 गुना होना चाहिए, ऐसा वो डिमांड कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो पे कमीशन है वो सारा कुछ कंसिडर करते हुए एक फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि 2.28 से लेकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर्स हो सकता है इन द 8th पे कमीशन। अब ये कितना होगा नहीं होगा ये बस मेयर स्पेकुलेशन है, ये क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तो सेटअप ही नहीं हुआ। पे कमीशन सेटअप होगा, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे, तो वो फाइनल क्या डिसीजन लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर ये 2.86 के लगभग होता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि जैसे 18,000 का किसी का सैलरी था 7th पे कमीशन में, तो वो लगभग 34-35 हजार वो हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस बन सकती है। ठीक है, देन जब भी ये पे कमीशन लागू होता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे 7th पे कमीशन का आप एग्जांपल लेंगे तो 2016 से ये इंप्लीमेंट स्टार्ट हुआ होना, 2016 से 2025 तक। तो 2016-17 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये देखा गया कि 1 लाख करोड़ की ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गई। एंड आपको पता है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे बहुत ज्यादा कैपिटल चीजें नहीं जनरेट हो रही, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस खर्चे से बहुत ज्यादा आउटपुट आ नहीं रहा, राइट। तो ये 1 लाख करोड़ की एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा बढ़ गई इन द 7th पे कमीशन। तो हर एक पे कमीशन के बाद अचानक से जब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो उस टाइम पर हो सकता है कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल जो है वो एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ जाए। तो 8th पे कमीशन में एक्सपेक्टेड है कि फिर से ये बढ़ जाएगा। और ये सब सारा कुछ हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का। फिर आप बोलेंगे कि फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का क्या होगा। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस तरह से सेंट्रल पे कमीशन ने डिसाइड किया है ऑन सिमिलर मैनर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उसी तरह से उन सब चीजों को पैरिटी रखते हुए इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसीलिए चाहे आप आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं ये भी निकाल पा रहे हैं, अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में निकाल पा रहे हैं, डीएसपी बन पा रहे हैं या एसडीएम बन पा रहे हैं, तो भी आपका 8th पे कमीशन वाला बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कि कितना स्टेट जो है वो क्या फिटमेंट फैक्टर्स लगाती है एज पर दैट। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने के कारण, और सबसे जरूरी बात यह है कि पे कमीशन लागू होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ग्रो कर रहा है। हमारा पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री था, अब वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आगे चल के डेवलप कंट्री होगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हर एक दिन बढ़ता जा रहा है। हेल्थ एस्पेक्ट में, एजुकेशन एस्पेक्ट में, ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट में, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में, हर एक तरह से खर्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल सके ताकि वो अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से मेंटेन कर पाए। तो दिस इज वेरी मच डिजायरेबल,
दिस इज वेरी मच डिजायरेबल कि पे कमीशन को सेटअप किया जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि वो 2-2 साल पे सेटअप किया जा रहा, 10-10 साल पे सेटअप किया जा रहा है, तो 10 साल पे सेटअप किया जाना चाहिए। सो ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें टू वर्क। तो ये सब सारा कुछ पे कमीशन सेटअप करके गवर्नमेंट फुलफिल करने का कोशिश करती है, लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका पे कमीशन के बारे में। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं, अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि उनको करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। एंड अगर इस लेवल पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अगर अभी भी आप 1-2 महीना निकाल दे रहे हैं, अभी भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं सही डिसीजन, तो फिर प्रीलिम्स के लिए फिर भूल जाइए। और ये रियलिटी है। अगर आप लास्ट मिनट तक कंफ्यूज रहेंगे कि करंट अफेयर्स कहां से करना है, तो फिर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप कि आपका सिलेक्शन हो। सो टू हेल्प यू इन दिस डायरेक्शन, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा भास्ट चंक होता है। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द क्वेश्चंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स। इसीलिए कलाम आईएएस हैज स्पेसिफिकली been running this current age prelims 2025 only for the current affairs, and you know that the current affairs से directly or indirectly around 50% of the questions तो आ ही रहा है। इसके लिए it is a one point solution in which you will be provided every kind of material, booklets which will have the compilation of the Hindu, Indian Express, PIB and other kinds of things. Along with that you will be provided the monthly workshops, है ना। हम लोग 1.5 साल का आपको प्रोवाइड करेंगे, जनवरी 2024 से लेके स्टार्ट हो गए प्रोवाइड करेंगे टिल योर प्रीलिम्स एग्जाम। उस टाइम तक का सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अलोंग विद दैट यू विल बी प्रोवाइडेड द टेस्ट्स, है ना। देयर इज 23 टेस्ट इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। साथ ही इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होगा, क्योंकि सेक्शनल एस्पेक्ट से स्टूडेंट्स को कवर कराने के लिए वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग द केस स्निपेट सेशंस एज वेल एज द केस स्निपेट बुकलेट्स, जो कि 8 मॉड्यूल्स में होगा। 8 मॉड्यूल्स में जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, IR, सिक्योरिटी, सोसाइटी, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द हिस्ट्री। एंड आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो बी गिविंग द फुल लेंथ टेस्ट। सो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट द करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा चंक है और यहीं से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। स्टैटिक पोर्शन में ऑलमोस्ट सबका परफॉर्मेंस सेम ही होता है। किसी की एफिशिएंसी 80% हो सकती है, किसी की 85% हो सकती है, किसी की 75% हो सकती है। इसी रेंज में वैरी करता है जिनका सिलेक्शन होता है। जो मेजर जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो करंट अफेयर्स है। सो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट द करंट अफेयर्स एंड यू कैन ज्वाइन दिस 1 point solution for the prelims 2025 for the current affairs. So that is all from my side in this session of the news case. We will meet again. Thank you very much.